कहते हैं। देखो बेटा, डायपोल मोमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। डायपोल मोमेंट में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उसमें एक और क्वेश्चन में आ गए हैं। दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए और इसको समझिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे। इन BF3 molecule, in BF3 molecule discuss dipole moment in BF3। सिंपल बनाते हैं क्वेश्चन को, डिफिकल्ट नहीं बनाते। लेट्स मेक इट सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ, और टेल डायपोल मोमेंट ऑफ BF3। सीधा ही टेल डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। अब ये क्वेश्चन ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास एक BF3 मॉलिक्यूल है, आप इसकी डायपोल मोमेंट बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, जब आप BF3 की स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो ये इस तरह से बनेगी। ये जो यहाँ पे बनाई है हमने, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। अब ये स्ट्रक्चर बन रही है, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हमने डायपोल्स भी बनाए हैं। अब क्या डायपोल कैंसिल कर रहे हैं कंप्लीटली? देखिए जरा ध्यान से, ये एक डायपोल है, चेक कीजिए, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है। तो ये तो सारे टेढ़े मेढ़े हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। अगर ये डायरेक्ट होता है ऐसा, या ऐसा होता डायरेक्ट, तो हम बताते ये कैंसिल कर रहा है। बट यहाँ पे हमें साफ देख के पता चल रहा है कि ये कैंसिल नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे रिजल्टेंट डायपोल। हम क्या करेंगे, जो इसकी स्ट्रक्चर है ना, तो अगर आप देखें तो एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। अगर मैं इन सारे कॉर्नर्स को जोड़ दूं तो एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। तो हम इसमें क्या आंसर देंगे कि इफ वी टेक द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू बॉन्ड, मान लो ये एक बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और ये हमने ले लिया रिजल्टेंट, ये एरो जो लगी है ना, इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट। इफ वी टेक रिजल्टेंट ऑफ एनी टू बॉन्ड्स, एनी टू BF बॉन्ड्स, तो अब जो ये रिजल्टेंट आया है ना, और इसको कंपेयर करो, ये रिजल्टेंट वाले बॉन्ड को कंपेयर करो और इसके डायपोल को कंपेयर करो। अब ये एक दूसरे के आमने सामने हो गया, देखो ये आमने सामने हो गया ना। अब ये बोलो बेटा, आमने सामने हो गया। तो अब डायपोल मोमेंट क्या हो गई इसकी? जीरो। ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आंसर पढ़ते हैं, समझो। इन टेट्रा मॉलिक्यूल, जैसे BF3, तो B1 है, F3 है, टोटल करोगे 4 आ गया। तो 4 को कहते हैं टेट्रा। 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 एटम हो, तो देखो ना कितने एटम है, 1 और ये, तो टोटल हो गया हमारे पास 4 एटम। 4 एटम कहते हैं टेट्रा। इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, for example BF3, the dipole moment is 0, although the BF bonds are oriented at angle 120 to one another. The 3 bond moments give net sum of 0 as resultant of any two. This is very important. The resultant of any two is equal and opposite to the third. लो जी, अगर आप ये वाला और ये वाला बॉन्ड ले लो और ये इसका रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट वाला ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, तो रिजल्टेंट डायपोल और ये वाला डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो ये हो जाएगा जीरो डायपोल मोमेंट। आप किसी भी दो बॉन्ड का रिजल्टेंट ले लीजिए, जब आप किसी भी दो बॉन्ड का रिजल्टेंट लेंगे तो वो तीसरे बॉन्ड के बराबर आ रहा है, तो ये डायपोल मोमेंट हो गया जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको नोट कीजिए एंड डन बोलिए। मैं BF3 को एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। जो हमारा BF3 मॉलिक्यूल होता है ना, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, F F एंड F। इतना क्लियर हो गया बेटा? पहले तो ये बताओ, इतना क्लियर हो गया बेटा? अब क्या होता है, आप डायपोल बनाओ। बोरोन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये एक दूसरे को कैंसिल तो कर नहीं रहे, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या कहते हैं, हम इन दो बॉन्ड्स का रिजल्टेंट ले लेते हैं, ये वाला BF और ये वाला BF। इन दो का जब हम रिजल्टेंट लेंगे ना, इसका और इसका, तो यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ये सेंटर में आएगा। अब आप रिजल्टेंट डायपोल और इसको कंपेयर करो, ये रिजल्टेंट डायपोल को कंपेयर करो, दिस इज रिजल्टेंट डायपोल, और ये ऑपोजिट डायपोल को कंपेयर करो, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया, देखो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आ रहा।
रिजल्टेंट वाला और ये BF वाला एक दूसरे को ऑपोजिट आ रहा है ना, बोलो बेटा आ रहा है ऑपोजिट। Yes. तो इसको ऑपोजिट आने को हमने बोल दिया डायपोल जीरो। तो इसकी थ्योरी हमने ऐसे ही कुछ बनाई, थ्योरी हमने ये बनाई कि इन BF3 मॉलिक्यूल इफ वी टेक द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू बॉन्ड, ये एक बॉन्ड ले लो, ये एक बॉन्ड ले लो, तो एनी टू बॉन्ड्स 1 and 2, और इसको मान लो थर्ड, if we take the resultant of two bonds, the resultant dipole is equal and opposite of the third। जो ये रिजल्टेंट बना है ना, ये थर्ड के इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहा है। अब इसको भूल जाओ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ऑपोजिट आ रहा है तो कैंसिल कर रहा है, तो डायपोल मूवमेंट हो गई जीरो। अब यहां से थ्योरी पढ़ते हैं, देखो in tetraatomic molecule example BF3 the dipole moment is zero although the BF bond angles are 120। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो एंगल 120 हो गया, okay, to one another the three bond moments give net sum zero as the resultant of any two। तो ये मेन आंसर है, as the resultant of any two is equal and opposite to the third। बस, तो ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है, इसको आप अपने लैंग्वेज में अगर बताना चाहें तो आप ऐसे बता दीजिए सिंपल, इन BF3 molecule if we take the resultant dipole of any two bonds, so resultant dipole is equal and opposite to the third, so dipole moment is zero। तो आप इसको अपने हिसाब से इस तरीके से भी बना सकते हैं। Yes, sir. ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लिखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन NH3 and NF3, in NH3 and NF3 which has greater dipole moment, which has greater dipole moment, very important question, dipole moment, which has greater dipole moment। लो जी, अब आप इसको समझिए जरा ध्यान से। तो डायपोल मोमेंट के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। अगर हमारे स्ट्रक्चर सही है तो हम आंसर बता पाएंगे, सही नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। सो देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ये आ गया हाइड्रोजन, ये भी आ गया हाइड्रोजन, ये भी आ गया हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर जैसे बना रहा हूँ ना, ऐसे आप याद रखें, अभी अगला टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर से ही है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने भी आ जाएंगे। अब ये आ गया हमारा फ्लोरीन, ये भी आ गया फ्लोरीन, और ये भी आ गया फ्लोरीन। अब देखो, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है? यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ डायपोल, यहाँ पे भी डायपोल किसकी तरफ जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ। और यहाँ पे भी डायपोल किसकी तरफ जाएगा? टूवर्ड्स नाइट्रोजन। यहाँ पे डायपोल किसकी तरफ जाएगा? टूवर्ड्स फ्लोरीन, टूवर्ड्स फ्लोरीन एंड टूवर्ड्स फ्लोरीन। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डायपोल है ना, ये टूवर्ड सेंटर जा रहा है, टूवर्ड सेंटर। तो हम इसको बोल सकते हैं एडिशन। क्या, कौन सा इफेक्ट कह सकते हैं? एडिशन। ये टूवर्ड सेंटर जा रहा है, मतलब एडअप। यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। डायपोल्स जैसे ये सेंटर है, यहाँ से दूर, यहाँ से दूर, यहाँ से दूर, तो दूर जाने को हम सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं समझने के लिए। पहले बताओ, इतना समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? टूवर्ड सेंटर जा रहा है तो वेक्टर एडिशन समझ लो, अवे जा रहा है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझ लो समझाने के लिए। तो बेसिकली ये हमें एडिशन इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कौन सा इफेक्ट दिख रहा है बेटा? सब्ट्रैक्शन इफेक्ट। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट डायपोल बनाएंगे, इसका अगर हम रिजल्टेंट डायपोल बनाएंगे तो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है? इट इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे एडिशन सम मिल रहा है ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे हम देखें तो सब्ट्रैक्शन है, तो इसका डायपोल होना चाहिए लेस, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा हमारा ज्यादा, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा लेस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। अब थ्योरी में क्या लिखेंगे? थ्योरी में आप अपने हिसाब से खुद लिखेंगे, as shown in the structures, as shown in the structures, in NH3 molecule dipoles are showing addition effect, whereas in NF3 molecule dipoles are moving away from the center and showing subtraction effect. Hence in NH3 dipole moment is greater than NF3। चलिए लिखिए, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था इन NH3 मॉलिक्यूल, लिखिए बेटा लिखिए इसको, इन NH3 मॉलिक्यूल
dipoles are showing addition effect, whereas in NF3 dipoles are showing subtraction effect. Hence NF3 has lower dipole moment. लीजिए जी, लिख लीजिए. It is a simple question and you have to read. ये जो भी क्वेश्चन किए ना, ये सारे क्वेश्चन थे हमारे डायपोल से रिलेटेड. तो डायपोल वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको शेप बनाने आनी चाहिए. अब शेप हमें कैसे आएगी बनाने, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तरीका है, तो शेप बनाना भी सीखेंगे. अभी तो जो मैंने आपको मॉलिक्यूल कराए हैं वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे. अब एप्लीकेशन देख लो. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट? टू डिटरमाइन द पोलैरिटी, मतलब पोलर है कि नहीं है ये बता सकते हैं. टू फाइंडिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो इससे हमें शेप का भी आइडिया लग जाता है. अगर डायपोल जैसे CO2 की शेप लीनियर है, कैसे पता चला कि डायपोल जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, तो डायपोल मोमेंट 0 आना चाहिए था, तो पता चल गया ये लीनियर है. बट अगर ये टेढ़ा होता है ऐसा होता तो ये डायपोल कैंसिल नहीं करते ना, यानी डायपोल नॉट इक्वल टू 0. तो इससे थोड़ा सा शेप का आइडिया लग जाता है कि अगर डायपोल 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल लीनियर होगी और कैंसिलिंग इफेक्ट ज्यादा है. अच्छा, जैसे एग्जांपल की बात हो रही है, जैसे अभी ये मैंने NH3 का भी बताया, तो इसमें लीनियर नहीं होता, तो शेप जो है इसकी लीनियर ना होने के कारण डायपोल 0 नहीं है. इन कैलकुलेटिंग परसेंटेज आयनिक करैक्टर मतलब आप फॉर्मूला लगाएंगे, उसके हिसाब से पोलैरिटी पता चल जाएगी, तो पोलैरिटी के बेस पे आयनिक करैक्टर की बात कर सकते हैं. इसको लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, इसको आप ना लिखें कॉपी में, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है कि एप्लीकेशन आपसे नहीं पूछी जाती. सिंपल है, आपको वैसे भी आइडिया लग गया है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो, नीड नॉट टू राइट इन योर कॉपी. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट. अब हम आगे चलते हैं. अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है. इस टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से रीडिंग नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा समझाऊंगा ये कहना क्या चाहता है. कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ना, ये मॉलिक्यूल की शेप डिटेक्ट करने के बारे में बताता है. क्या बताता है जरा समझिए. ये बताता है कि अगर सेंटर एटम पे जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाएं तो आप सबसे पहले चेक करें कि जो आपका सेंटर एटम है ना, इसके ऊपर लोन पेयर है कि नहीं. अगर लोन पेयर है तो जो शेप है उसमें कोई फर्क आएगा. क्यों फर्क आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, जरा समझना ध्यान से. जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं. इसको मैं बोलूंगा लोन पेयर, इसको भी मैं बोलूंगा लोन पेयर, LP लोन पेयर. और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड को हम बोलेंगे BP इज बॉन्ड पेयर. अब क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, इनकी रिपल्शन ज्यादा होती है. रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये दूर हो जाएंगे एक दूसरे से. अब उसके बाद ये इसके पास आएगा तो इसको रिपेल करेगा. अब इसको रिपेल करेगा तो ये मॉलिक्यूल टेढ़ा हो जाएगा. समझ रहे हो ना, जरा ऐसे समझो. हम 10th में ऐसे बनाते थे मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे. ये ऑक्सीजन लोन पेयर तो हम दिखाते ही नहीं थे 10th में, अब दिखा रहे हैं लोन पेयर. अब क्या होता है, अब हमारे हिसाब से तो हमने 10th में पढ़ा है कि इसकी स्ट्रक्चर सीधी होनी चाहिए, बट सीधी नहीं है, बेंट है. इसे बेंट शेप कहते हैं. क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन करेगा, ये दोनों आपस में रिपल्शन करेंगे, ये इधर रिपल्शन करेगा, ये इधर रिपल्शन करेगा. तो रिपल्शन कम करने के लिए ये जो बॉन्ड है ना, ऐसे टेढ़े हो जाएंगे. अभी समझ में आया कि शेप, तो यहां से हमें शेप का आइडिया लगता है कि इसका टेढ़ा हो जाएगा. इस शेप को हम कहते हैं बेंट शेप और बेंट मॉलिक्यूल. बोलो बेटा, अभी समझ में आया? तो यही थ्योरी है जो शेप की बात करती है. देखो क्या कहती है, मेन पोस्टुलेट्स. The exact shape of molecule depend on the number of electron pair bonded non-bonded around the central atom. तो देखो मैंने ये डायग्राम में यही दिखाया कि मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, इसके सेंटर एटम पे कितने लोन पेयर हैं उससे डिपेंड करता है. अच्छा, फिर नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन पेयर हैव टेंडेंसी टू रिपेल. ये मैंने बताया
कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होती है, जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है उसकी रिपल्शन थोड़ी कम होती है, तो इनके आपस में रिपल्शन कम है तभी ये पास आते हैं। बट इलेक्ट्रॉन जो फ्री वाले हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे, इनकी रिपल्शन ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण ये मॉलिक्यूल को सीधा ना रख के टेढ़ा कर देते हैं, बेंट शेप बना देते हैं। तो यही चीज है, ये थ्योरी सिंपल है। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू टेक पोजीशन व्हिच कैन मिनिमाइज द रिपल्शन, तो रिपल्शन को कम करने के लिए वो दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज। द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर, मतलब जो हमारा एटम है ना उसको एज अ स्फीयर लेके चलते हैं, with the electron pair placed at maximum distance, the multiple bond treated as if it is a single electron pair and electron pair which constitute bond as a single pair। इस लास्ट लाइन का मतलब समझो क्या है। जैसे कार्बन में डबल बॉन्ड O है, तो जब मुझे शेप बतानी है ना, तो इस डबल बॉन्ड को मैं सिंगल बॉन्ड मानूंगा क्योंकि शेप बताऊंगा, तो शेप मैं ऐसे बता पाऊंगा ना कि देखने में ये लीनियर लग रहा है। तो अब लास्ट लाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट लाइन क्या कह रहा है, इन मल्टी बॉन्ड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बने उसे मल्टी बॉन्ड कहते हैं। ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, मैंने बोला आप इसको सिंगल एक ट्रीट करो जिससे आप शेप बता पाओ कि देख के लीनियर, मतलब ऐसे सिंगल ट्रीट करो, तो सिंगल ट्रीट करोगे तो आपको शेप बताना आसान होगा, मतलब इमेजिन करना है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्स्टिट्यूट द बॉन्ड एज अ सिंगल पेयर। अब यहाँ पे मैंने जो ये स्टार लगाया यहाँ पे क्या बताया कि लोन पेयर रिपल्शंस आर ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर सबसे कम। तो अब मैं इसी को एक बार दोबारा बताता हूं और फिर मैं शेप की बात करता हूं। जैसे आप ये देखो, सेंटर एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, बताओ चेतना, ये सेंटर एटम है, ये बॉन्ड है, तो सेंटर एटम कितने बॉन्ड बना रहा है देख के बताओ, कितने बॉन्ड बना रहा है सेंटर एटम, टू, एक टू। टू। तो अगर सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाए और कोई लोन पेयर ना हो तो उसकी शेप लीनियर ली जाएगी। अगर सेंटर एटम तीन बॉन्ड बनाए और कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप कैसी ली जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगल की फॉर्म में। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो ये ट्राइंगल की फॉर्म में जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है सारा थ्योरी। और चार बन जाए तो टेट्राहेड्रल, तो ये सब चीजें मैंने अभी आगे आपको पढ़ानी है। तो अब एक बार आप दोबारा देखिए, ये शेप का आ गया ना, अब ये शेप हमें आज याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लो समझो जरा ध्यान से, देखो आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये सारा बताएं। देखो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ना, इस तरह समझो, वाटर मॉलिक्यूल पे दो लोन पेयर है, 1 and 2। अब आप देखो लोन पेयर रिपल्शंस आर मच मच ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड दे आर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अब अगर मैं इसका यहाँ कलर चेंज कर दूं तो इस तरह से कि लोन पेयर रिपल्शंस आर मच ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बीपी। ये जो ये इसको हम बोलेंगे लोन पेयर, इसको भी हम बोलेंगे लोन पेयर। ये बॉन्ड है, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड है, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। अब हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये कहती है कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। तो अगर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा तो मैं इसको ना ऐसे एक ऑर्बिटल की फॉर्म में बना देता हूँ। ये दिखाने का तरीका होता है, एक ऑर्बिटल यहाँ बताया लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ बना दिया। अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो साथ में बॉन्ड है, बॉन्ड को भी रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड टेढ़ा हो जाएगा, ये इस तरह से बॉन्ड टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड हो जाएगा हमारा टेढ़ा। तो टेढ़ा हो गया तो ये इनके बीच में रिपल्शन कम है, तो ये पास में आ जाते हैं, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्शन कम है। तो देखो ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये है हमारा बॉन्ड पेयर और ये भी है हमारा बॉन्ड पेयर। अब आप देखो लोन पेयर रिपल्शन मच ग्रेटर, यानी ये सबसे ज्यादा रिपल्शन है, यानी ये दूर करेगा। उसके बाद जैसे ये दूर जाएगा तो बॉन्ड के पास में आ जाएगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगी विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, जो इन दोनों के रिपल्शन से ये सबसे वीक रिपल्शन है। तो सबसे वीक रिपल्शन है तो ये पास में आ जाएंगे, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, क्योंकि इसकी रिपल्शन। तो अब ये मॉलिक्यूल जो है शेप टेढ़ा हो गया इसका, तो ये कंसेप्ट दिया शेप डिटेक्ट करने का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसलिए इसकी शेप को बेंट शेप कहा जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने ध्यान में रखनी है। देखो जी, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गई तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे हमें अब स्ट्रक्चर को याद करना आसान हो गया। तो अब यहाँ पे देखो हेडिंग क्या है, जरा आप ध्यान से नोट कीजिए, हेडिंग देखिए क्या है।
हेडिंग है हमारी शेप ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन सेंटर एटम हैज नो लोन पेयर। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम बन गया शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन सेंटर एटम, याद रखना क्या बोला है, व्हेन सेंटर एटम हैज नो लोन पेयर, एलपी स्टैंड्स फॉर लोन पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, लो हाईलाइट कर रहा हूं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन सेंटर एटम हैज नो लोन पेयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको साथ में ड्रॉ करो क्योंकि यहीं से शेप पता चलेगा कि अगर मैं आपको बोलूंगा ना भाई शेप बताओ तो आप यहीं से बताएंगे। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अगर सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाएगा, टू का मतलब दो बॉन्ड, तो शेप हमने लीनियर लेनी है। देखो जैसे CO2, CO2, BeCl2, HgCl2, तो आपने देखा हमने लीनियर ही ली थी ना शेप CO2 की, ये लीनियर। तो अब आपने याद रखना है कि अगर सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाएगा, इसे कहते हैं AB2 टाइप, AB2 टाइप। तो ये जनरल सिंबल है, A मतलब सेंटर एटम, B मतलब जो भी होगा, जैसे CO2 है तो CO2 में A क्या हुआ बताओ, AB2 टाइप। तो CO2 में A क्या हुआ बेटा बताइए, C, और B क्या हुआ, O। तो समझ में आ गया कि अगर सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर नहीं है तो शेप हमेशा लीनियर लेनी है। यहां से ये पता चल गया, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की गई तो शेप के बारे में आइडिया लग गया। अच्छा दूसरी चीज, ए बी, अगर सेंटर एटम तीन बॉन्ड बनाए तो इस मॉलिक्यूल का क्या नाम बनेगा जनरल, जैसे इसको हमने AB2 टाइप बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे, AB3, मतलब सेंटर एटम तीन बॉन्ड बनाएगा। तो सेंटर एटम तीन बॉन्ड बनाएगा तो इस शेप का नाम क्या दिया गया, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में आएंगे। अच्छा ये वाली नहीं बनाने की जरूरत है ना, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाओ नॉर्मल, और यहाँ पे एंगल लिख लो 180, एंगल 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा 109.5 डिग्री। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे एक्सप्लेनेशन देंगे, ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है। अब AB3 का मतलब है सेंटर एटम अगर तीन बॉन्ड बनाएगा तो शेप होएगी ट्राइगोनल प्लेनर। आ गया ना, अब नाम याद करने हैं। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे, जैसे अब आप देखो BF3 था, तो हम BF3 की शेप ऐसे ही बना रहे थे ना, ऐसे और ऐसे बना रहे थे, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक ट्राइंगल की तरह बन जाता है। तो अब हमें शेप याद हो गई एक बार, तो कोई भी मॉलिक्यूल दे दो हम बना देंगे अब तो शेप, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से ही पता चला कि सेंटर एटम पे लोन पेयर नहीं है तो ये शेप होएगी। तो अगर सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाएगा लीनियर, अगर सेंटर एटम तीन बॉन्ड बनाएगा यानी AB3 तो शेप होएगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर सेंटर एटम चार बॉन्ड बनाएगा AB4 टाइप तो शेप को क्या लेंगे बेटा, जैसे मिथेन टेट्राहेड्रल, जैसे ए, एक दो तीन चार, ये टेट्राहेड्रल है, अब इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ज्वाइन कर दिया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गई डायग्राम, तो आप सिंपली इस तरीके से बना लो, आप सिंपली इस तरीके से बना लो, A B एंड B, ये भी B, ये भी B, ये भी B। इस शेप को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल शेप। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी।